विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टूडेंट आज 2024 राजीव अनसॉल्व्ड पेपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट कि जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए है स्टूडेंट। ठीक है, आज से मैं स्टूडेंट सेट बाय सेट आपको इसी प्रकार से अनसॉल्व्ड पेपर हल कराता रहूँगा। और अगर स्टूडेंट आपको ऐसे वीडियो पर डे आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही वीडियो फ्री मिलें, तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार पर डे फ्री वीडियो पाना चाहते हैं तो आज हम सेट नंबर 1 से ही चालू करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, जीव विज्ञान कक्षा 12 सेट 1 है 2023 348 CG कोड नंबर। मैं बता दूं आपको जो विकल्पी हैं इसी बुक में ही बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी में बताऊंगा। और जो स्टूडेंट लिखित क्वेश्चन हैं वो लिखने वाले हैं वो मैं कॉपी में बताऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुविकल्पी में। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रिय स्टूडेंट, एक का कह रहा है वेलिसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। ठीक है, नंबर 1 जल द्वारा, नंबर 2 वायु द्वारा, नंबर 3 कीटों द्वारा, नंबर 4 है मनुष्य द्वारा। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है जो वेलिसनेरिया के पौधे में परागण जो होता है वो जल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा स्टूडेंट? जल के द्वारा होता है। और मैं बता दूं वायु के द्वारा जो होता है स्टूडेंट, जैसे हमारे गेहूँ, मक्का वगैरह, धान वगैरह जो होते हैं उनमें किसके द्वारा होते हैं? वायु के द्वारा होते हैं। आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और कीटों जैसे हमारे पास साल्विया, साल्विया बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? तो कीटों के द्वारा होता है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा कृत्रिम परागण। ठीक है ना, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तीनों की तीनों चारों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद रखना। चलते हैं हम एक का खा की तरफ। एक का खा हमारा कह रहा है स्टूडेंट कि स्त्रियों में आर्तव चक्र, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, साइकिल सामान्यतः होता है। कह रहा है कितने? नंबर 1 है 10 से 11 दिनों का, नंबर 2 28 से 29 दिनों का, तीसरा 25 से 26 दिनों का, चौथा 17 दिनों का। तो मैं बता दूं स्टूडेंट कि आर्तव चक्र होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना, कि आर्तव चक्र सबसे पहले मैं बता दूं होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, जब निषेचन नहीं होता मादाओं में, जब निषेचन नहीं हो पाता तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो गर्भाशय की भित्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, जो गर्भाशय की परतें होती हैं उसमें, गर्भाशय की भित्तियों में और अंडाशय में क्या होने लगता है? चक्रीय परिवर्तन होने लगता है। और इसी चक्रीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से परिभाषा भी याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं बता दूं जो आर्तव चक्र होता है वो सामान्यतः कितना होता है? 28 से 29 दिनों का होता है। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक का गा कह रहा है स्टूडेंट कि mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? नंबर 1 है अनुवादीकरण, दूसरा स्टूडेंट अनुलेखन, तीसरा है प्रतीप अनुलेखन और चौथा है प्रतिलिपिकरण। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑप्शन में। ठीक है ना, ऑप्शन में 4 है हमारे पास। तो आपको ध्यान रखना है कि mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया वो कहलाती है अनुवादीकरण। क्या कहलाती है? अनुवादीकरण कहलाती है। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, पहला इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर पूछा जाए एग्जाम में स्टूडेंट कि अनुवादीकरण क्या है तो आपको यही परिभाषा छाप देना है। अगर पूछा जाए कि अनुवादीकरण किसे कहते हैं तो आप यही लिखेंगे कि mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवादीकरण कहलाती है। आप दोनों ही तरह से याद रखिएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे और ऑप्शन देकर पूछे तो आप पहला ऑप्शन लगाएंगे, अगर परिभाषा पूछे इसकी तो आप ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक का घा क्या कह रहा है? हमारे एक का घा कह रहा है विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? नंबर 1 है न्यूमोनिया, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है मलेरिया, चौथा है हैजा। आपको ये 4 के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं बता दूं जो विडाल परीक्षण है वो इसके लिए उपयोग हुआ करता है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। और स्टूडेंट यही आपका राइट आंसर है। और आप इसके लिए अच्छी तरह से एक याद रखिएगा, टाइफाइड का रोगजनक क्या होता है? मैं बता दूं स्टूडेंट जो टाइफाइड का जो रोगजनक होता है वो होता है साल्मोनेला
टाइफी जीवाणु। कौन होता है स्टूडेंट? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है। आपसे पूछा जाए कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा कि वायरस के द्वारा कि कवक के द्वारा कि शैवाल के द्वारा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु के द्वारा होता है। ये ऐसी बीमारी है किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। और कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको हर जगह से घूम घूम कर पढ़ना है, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं अब मैं किताब में बताऊंगा, ठीक है। देखिए प्रिय स्टूडेंट, दूसरा का हमारा क्या कह रहा है? दूसरा का कह रहा है कि जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको उत्तर डाल करके क्या लिखना है प्रिय स्टूडेंट? लिखना है आपको ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता के तप्त स्थल कहते हैं। ये आपको क्या है स्टूडेंट? आपकी परिभाषा है। यही पूछ रहा था, यही हमारी परिभाषा भी है। कैसे लिखना है आपको? सिंपल सी परिभाषा स्टूडेंट, लिखना है आपको ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र को ही है क्या कहते हैं? जैव विविधता के तप्त स्थल कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यही एक लाइन ही तो आपको याद रखना है, और यही एक लाइन ही आपकी क्या है? जैव विविधता तप्त स्थल के परिभाषा की क्या है? एक प्रकार की हेडिंग है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा कि जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। आपको यही लिख देना है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता के तप्त स्थल कहते हैं, ठीक है। आपको सिंपल सी यहाँ पर इतना ही लाइन याद रखना है, ठीक है ना। ये तो दोबारा लिख दिया गया है कि इसे क्या कहते हैं? तप्त स्थल के क्षेत्र कहते हैं, जैव विविधता के, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा का खा। दूसरा का खा हमारा कह रहा है कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? यही पूछ रहा है ना। आपको उत्तर डाल करके क्या लिखना है? गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन ए की प्रचुरता होती है। मैं बता दूं स्टूडेंट कि जो हमारे पास जो गोल्डन राइस जो चावल होता है स्टूडेंट, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए ही होती है। कौन सी होती है? विटामिन ए। अगर आप स्टूडेंट विटामिन ए ज़्यादा ही खा रहे हैं, जाने कि मतलब अगर मैं बता दूं कि आप गोल्डन राइस का ज़्यादा ही सेवन कर रहे हैं गोल्डन राइस का, तो समझ लो स्टूडेंट आप विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में आप खा गए, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए ले रहे हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बहुत ही तेज़ होगी और आप अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आंखों में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको किसका सेवन ज़्यादा करना है? गोल्डन राइस का। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट कि दूसरा गा हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न दूसरा गा हमारा कह रहा है कि मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो आपको उत्तर में डाल करके लिखना है स्टूडेंट कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं को, जो स्टूडेंट शुक्राणु होते हैं वो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को ऑक्सीजन का पोषण प्रदान करती हैं। कौन? जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। आपसे यह भी पूछ सकता है स्टूडेंट एक नंबर में कि वृषण में, यानी कि मतलब पूछ सकता है सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? अंडाशय में, गर्भाशय में, वृषण में, कि और से तमाम क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जो सर्टोली कोशिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में ही पाई जाती है। स्टूडेंट आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो आप अच्छी तरह से क्या याद रखेंगे? ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करते हैं। किनको? जो विकसित हो रहा है, जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट दूसरा घा कह रहा है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? यही पूछ रहा है ना, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो आपको उत्तर डाल करके क्या लिखना है? मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर स्टूडेंट जोड़ी में पूछें तो आपको 23 जोड़ी बताना है। आपको कुल यानी टोटल पूरे के पूरे पूछे तो आपको कितने बताना है? 46 बताना है, ठीक है। इसका दोगुना कर दिया जाता है क्योंकि ये जोड़े में है। अगर आप इसका दोगुना करेंगे या टोटल कितने निकलेंगे? 46 गुणसूत्र निकलेंगे। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको अच्छी तरह से ही पढ़ना है, ठीक है। कितना होते हैं स्टूडेंट? 23 जोड़ी होते हैं मनुष्य में, ठीक है, गुणसूत्र हैं। और कुल होते हैं हमारे 46, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरे का अंगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यही पूछ रहा है ना। तो उत्तर में आपको डाल करके लिखना है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही बार आया हुआ है ये क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे का हमारा कह रहा है चिकित्सकीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य है? यही पूछ रहा है ना। तो
आपको उत्तर डाल करके लिखना है। आप क्या लिखना है आपको कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, यानी कि मतलब स्टूडेंट 9 महीने से पहले ही, ठीक है ना। यानी कि मतलब जो भ्रूण जो बन रहा होता है वहाँ पर स्थापित जो रहता है गर्भाशय में, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर, यानी वह जानते हुए भी जानबूझकर गर्भपात गर्भपात चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहते हैं। यानी कि मतलब स्टूडेंट की 9 महीने के पहले वो क्या कर देते हैं, अपने बच्चे को बाहर कर देते हैं निकला कर, ठीक है ना, यानी कि मतलब नष्ट करा देते हैं। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आप याद रखना कि अगर आप ऐसी क्रिया आप करा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सकीय सगर्भता समापन अगर करा रहे हैं, तो इसमें यानी कि मतलब स्त्री को भी हानि होती है और जो भ्रूण होता है उसको भी हानि होती है, यानी वो दोनों को ही हानि होती है। इसीलिए आप जानते हुए भी, पढ़े लिखे हुए भी ये जो है नहीं कराना चाहिए किसी को भी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे का खा क्या कह रहा है स्टूडेंट की, यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाक्षारों का क्रम निम्नवत है, यानी कि मतलब 5 से लगा करके ATGC 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 3, तो इसके पूरक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाक्षारों का क्रम यानी 3 से 5 की दिशा में क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो आपको अच्छी तरह से क्या लिखना है स्टूडेंट, उत्तर डाल करके, पहले 3 से 5 की तरफ पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है ना, आपको कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, पहले आपको टी लिखना है, फिर CG लिखना है, फिर टी लिखना है, फिर CG लिखना है, ठीक है। तो TACG 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 फिर TACG 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 5 तक ऐसे ही आपको लिखना है और यही आपका क्या है राइट आंसर है। आपको यहाँ से उठाना है और ऐसे ही 7 ठो बना देना है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं तीसरे गा हमारा क्या करें, एक प्रतिरक्षी यानी वो क्वेश्चन क्या है, प्रतिपिंड अणु का केवल नामांकित चित्र बनाना है और उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है। मैं बता दूं यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा हूँ, आप अच्छी तरह उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रिय स्टूडेंट, यही है एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना, आप ये इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पूरा का पूरा यहाँ से लाकर ये पूरा का पूरा आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा स्टूडेंट। ये जरूर भूलिएगा नहीं, ये सल्फाइड बॉन्ड है ये, ठीक है ना, ये जो डाई सल्फाइड बॉन्ड है, डबल है ना, तो इसे कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड है। इन्हें भी अच्छी तरह से आप बना लीजिएगा पूरा का पूरा स्टूडेंट, यही चित्र है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर इसी के नीचे ही आप बना लीजिएगा, यानी मतलब प्रश्न के नीचे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, तीसरे का घा कह रहा, तीसरे घा की हेरोइन यानी मुझे जिसे हम मॉर्फिन कहते हैं, हेरोइन मॉर्फिन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होती है, यही पूछ रहा है ना। आपको उत्तर डाल करके लिखना है स्टूडेंट, ये नशीले पदार्थ हैं, कौन, हेरोइन, या लिख सकते हैं ये नशीले पदार्थ होते हैं, बात एक ही है, कौन, हेरोइन यानी जिसे हम मॉर्फिन कहते हैं, ये नशीले पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं, जो हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, मंद कर देते हैं, ठीक है, धीमा कर देते हैं। और स्टूडेंट मैं बता दूं ये किस पौधे से प्राप्त होती है, तो आपको लिखना है ये पेपावर सोम्निफेरम या जिसे हम अफीम पादप के लैटेक्स भाग से प्राप्त होती है, ठीक है ना, किससे प्राप्त हुई, पादप के लैटेक्स से प्राप्त होती है। आप लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं पादप के लैटेक्स भाग से प्राप्त होती है, बात एक ही है, ठीक है। आपको यही लिख कर आना है स्टूडेंट और यही इसका आंसर भी है, हेरोइन या मॉर्फिन क्या है और किस पौधे से प्राप्त होती है, तो आप अच्छी तरह से ये लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, तीसरे का अंगा कह रहा है कि आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से क्या, यानी कि मतलब आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यही कह रहा है ना। आपको उत्तर डाल करके लिखना है कि फ्रांसिस क्रिक ने आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत प्रस्तुत किया। मूल सिद्धांत किसने किया था आणविक जीव विज्ञान का, तो आपको याद रखना है वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, आपको यही ज़्यादातर के याद रखना है।
फिर इसके बाद लिखना है इस सिद्धांत के अनुसार आनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए व इससे प्रोटीन की तरफ एक दिशी बहाव होता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है स्टूडेंट, जो आनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं वो कहाँ से, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन की तरफ एक दिशी यानी एक ही दिशा की क्या होता है, बहाव होता है। किसका बहाव होता है, आनुवांशिक सूचनाओं का होता है। जैसे मैंने यहाँ पर चित्र बना के समझा रखा, देखिए ये डीएनए है, ये एमआरएनए है, ये प्रोटीन है। जो डीएनए से एमआरएनए की तरफ कौन जाएगा, आनुवांशिक सूचनाएं जाएंगी। ठीक है, आनुवांशिक सूचनाएं कहाँ से, डीएनए से यहाँ की तरफ जाएंगी। मैंने सिर्फ यहाँ सूचना लिखा है, आपको लिख लीजिएगा आनुवांशिक सूचना। ठीक है, आनुवांशिक सूचना डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन की तरफ जाएंगी आनुवांशिक सूचना। ठीक है, और यही इसका क्या है, आंसर है। अब इसके आगे मैं बता दूं अपवाद भी होता है कुछ। अपवाद क्या है स्टूडेंट, अपवाद आप देख सकते हैं। अपवाद में आपको क्या है कि कुछ विषाणु भी होते हैं कि कुछ विषाणुओं में उपरोक्त बहाव विपरीत दिशा, यानी विपरीत दिशा का मतलब उल्टा। ठीक है, विपरीत दिशा ये आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आरएनए से डीएनए उल्टा। ठीक है, जैसे हमारे पास है वायरस ट्यूमर वायरस जो होता है वो आरएनए से डीएनए आरएनए से डीएनए की तरफ एक दिशी। ठीक है, और मैं बता दूं स्टूडेंट इसका बहाव उल्टा ही होता है। किसमें, ट्यूमर वायरस में आरएनए से डीएनए की तरफ आनुवांशिक सूचनाएं जाती हैं। ठीक है, और उसमें क्या था कि डीएनए से एमआरएनए की तरफ जाया करती थी। ठीक है, और मैं बता दूं स्टूडेंट डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है इसे कहते हैं प्रतिकृति, डीएनए से एमआरएनए तो इसे कहते हैं अनुलेखन, अगर स्टूडेंट एमआरएनए से प्रोटीन तो इसे कहते हैं रूपांतरण, और स्टूडेंट यानी कि मतलब एमआरएनए से डीएनए, ठीक है, एमआरएनए से डीएनए तो इसे कहते हैं व्युत्क्रम अनुलेखन, बनना। ठीक है, अगर बन रहा है तो यही पूरी की पूरी क्या परिभाषा है। ये एमआरएनए से प्रोटीन तो यह क्या होगा, एक प्रकार का रूपांतरण हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट चौथे का हमारा क्या कह रहा है, चौथे का कह रहा है कि लाइकेन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यही कह रहा है ना, आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, उत्तर डाल के सबसे पहले आपको लाइकेन के बारे में लिख देना है, फिर इसके बाद माइकोराइजा के बारे में। तो लाइकेन के बारे में हमें क्या लिखना है कि लाइकेन कवक तथा शैवाल से मिलकर बनती है। लाइकेन किससे मिलकर बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेन कवक जिसे हम फंगस फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, कवक तथा शैवाल से मिलकर बनती है। आपने देखा भी होगा शैवाल समुद्रों में हरी हरी काई जो होती है। ठीक है, कवक वगैरह भी आपने देखा होगा, कवक ठीक है बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध सहजीवी जैसा होता है। किसके जैसा, सहजीवी जैसा होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कवक जो होता है वो जल कामा खनिज जिसे हम मिनरल्स भी बोलते हैं, जल कामा खनिज, लवण कामा विटामिन्स आदि शैवाल को देता है। कौन देता है, कवक किसे देता है, पूरा का पूरा जो इन ये पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं किसे देता है, शैवाल को देता है कवक, क्योंकि उनके मध्य कैसा संबंध है, सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, इसके बाद क्या स्टूडेंट, और आदि शैवाल को देता है ना, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके किसको देता है, कवक को देता है। यही क्या स्टूडेंट, सहजीवी संबंध, दोनों को साथ साथ संबंध है, सहजीवी। इसके बाद देखते हैं माइकोराइजा। तो देखिए स्टूडेंट माइकोराइजा के बारे में आपको लिखना है कि कवक व उच्च पादपों की जड़ों में जो उच्च पादप होते हैं स्टूडेंट वो उसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आते हैं, टेरिडोफाइटा में। ध्यान रखना आप स्टूडेंट, जो उच्च पादप होते हैं, जो निम्न पादप होते हैं वो ब्रायोफाइटा वगैरह में आते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि कवक का उच्च पादप किस में आते हैं, मैंने बताया जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा। ठीक है, उनमें आते हैं हमारे उच्च पादप। उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवी जीवन को माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक व उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवी जीवन को ही क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कवक जो होता है, कवक मृदा यानी मिट्टी से जल, खनिज व नाइट्रोजन
का अवशोषण करके इसे जड़ों को देता है। किसकी जड़ों को? जो उच्च पादप होते हैं उनकी जड़ों को देता है। कौन अवशोषित करके? कवक। कवक क्या करता है? मृदा यानी मिट्टी से जल, खनिज व नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेता, अवशोषण करके इसे जड़ों को देता। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन? कवक करता है। इसके बाद देखते हैं हम कि जो हमारे पास है उच्च पादप, वो जड़ें क्या करती हैं, ठीक है, देखते हैं। और जो जड़ें होती हैं बदले में इसे पादप से शर्करा व आश्रय, आश्रय का मतलब होता है रहने के लिए जगह मिलता है। किसे रहने की जगह मिलता है स्टूडेंट? जो कवक होता है, ठीक है। आप अच्छी तरह से ही याद रखिएगा। बदले में क्या करते हैं जो जड़ें होती हैं? बदले में इसे पादप से शर्करा व आश्रय रहने के लिए मिलता है, घर, ठीक है, मिलता है। यही इसका पूरा का पूरा स्टूडेंट राइट आंसर है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट।